बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की सदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। पहले एक कानून को मुअत्तल किया, दूसरा नहीं कर सकते, ये कहना है चीफ जस्टिस साहब का। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो थे वो ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान का बजट वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बना सकता है, पैसे उधार लें और बजट बना लें। काफ़ी अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो पार्टी के साथ उनके चल रहे हैं, क्या नौयत है उनकी, कहां तक पहुंचे, इस पर भी होगी बात। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात जो हैं वो खान साहब की तरफ से लगाए गए, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुझ पर इंटेलिजेंस ऑफिसर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, और उन्होंने खुद ये माना भी कि उनके पास कोई सबूत जो हैं वो नहीं है। अहम गुफ्तगू थी, इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना साहब ने भी कुछ अहम बातें की हैं, उसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा बात करेंगे जी IMF की शराइत के हवाले से। IMF की जो शराइत हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए करने की तजवीज़ जो है वो उनकी जानिब से दी गई है, जबकि इस हाकदार उनका जो बयान है वो मेरे ख्याल में काफ़ी गौरतलब है। वो कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, एटमी और मिसाइल पावर, अपने मसले खुद हल करना होंगे बतौर एटमी और मिसाइल पावर। तो यकीनन ये एक बड़ा इशारा हो सकता है। बुखारी साहब से जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसके पसे पर्दा क्या है, IMF के साथ जो है वो क्या मामला खटाई में पड़ रहा है। फिर इसके अलावा मुसद्दिक मलिक साहब एक बार फिर से कह रहे हैं कि रूस से जो तेल मंगाया जा रहा है अवाम उससे जल्द मुस्तफ़ीद होंगे, और हुकूमत जो है वो महंगाई का बोझ कम करने के लिए ही कोशिशें जो है वो कर रही है। इसके अलावा बॉयपर जॉय तूफ़ान जिसका ख़तरा कराची से काफ़ी हद तक टल गया, लेकिन भारत में तबाही मचाने का सिलसिला वहाँ पर जारी है, और अभी जो है मज़ीद तबाही की पेशगोई जो है वो की जा रही है। लेकिन सिंध के काफ़ी इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं। कराची पर इसके क्या असरात होंगे, तेज़ हवाएँ, बारिश क्या हो सकता है, इस पर भी मुमकिन जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब मौसम मेरे ख्याल में पता नहीं अब ये तूफ़ान के असरात यहाँ हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर मौसम भी जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और उसके असरात यकीनन मूड पर भी पड़ते हैं। तो आई एम श्योर कि आपका मूड जो है वो भी आज अच्छा होगा। लेकिन खबरें तो देखें वही रेगुलर हैं, वही तनाव की सी कैफियत, वही गर्मा गर्मी। आगाज़ कर लेते हैं इसी केस से। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया है। पहली बात तो यह है कि मौसम के असरात यहाँ पर तो बिल्कुल खुशगवार नहीं हैं, इसलिए कि गर्मी तो अपनी अरूज पर थी ही। लेकिन आप जितना लेट आ जाइए तशरीफ लाई और बहाना ये बनाया आपने कि रास्ते में मुझे तूफान ने घेर लिया था। बुखारी साहब आपने वो मिस कर दिया, जब आप आए तो तेज धूप थी, जब मैं आई तो मौसम निहायत सुहाना था। वही तो ना, इतना गैप था टाइम से आने की बजाय आपने 2 घंटे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, सॉरी, यकीनी तौर पर कराची के मौसम की बात हम करेंगे। बड़ा खौफनाक सूरत हाल वहाँ है। आपने तो नवीज़ सुना दी है लोगों को कि शायद टल गया है वो खतरा, लेकिन नहीं, वो अभी तक बदरजा तो मौजूद है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं जी। पहले जो कानून साजी की बात हो रही है, जो लॉ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसके ऊपर रिव्यू हो रहा है, एक कंट्रोवर्सी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच काफ़ी पुरानी अब हो गई है। आपको पता है जो कानून बनता था उसके अंदर कोई ना कोई मेख निकाल के उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती थी, और एक नई मिसाल कायम की सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कानून जो अभी बना नहीं था उसके खिलाफ स्टे भी दे दिया। याद है ना आपको, उसके ऊपर भी हमने बहुत बात की थी। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा रवैया मुझे तब्दील हुआ नज़र आया है, इसलिए कि जो कानून इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एक्ट जो इस वक्त सामने है, उसके बारे में जो दरख्वास्त गुजार है उसने कहा कि जी इसको भी आप सस्पेंड कर दें जिस तरह आपने पहले किया था। तो ये इस्तदा उनकी मुस्तरद कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अदालत अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे पहले करती थी, और यकीनी तौर पर काफ़ी तवील गुफ्तगू इसके हवाले से हुई है। और उन्होंने फिर ये कहा गया उनसे, जजेस से, कि जनाब ये पहले वाला कानून जो था आपने मुअत्तल किया है और इसमें मुमासलत है बहुत जगह, तो उनका ये काफ़ी जवाज़ नहीं है किसी कानून को मुअत्तल करने का। सही है। तो आज मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आज बहुत पॉजिटिव रवैया था कोर्ट का टुवर्ड्स दिस लेजिस्लेशन। हम इसके ऊपर मज़ीद बात इसलिए नहीं कर सकते कि ये अभी सब जुडिस है मामला, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू जो है और जो बहस है वहाँ होनी है और किसी नतीजे पर पहुँचा जाएगा। लेकिन अब ज़रा आगे चलते हैं, जिस तरीके से आपने प्रोसीड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं जी खाकान अब्बासी साहब के ऊपर। इस पर तो मुझे बहुत बोलना है, दिल तो मेरा चाहता है कि मैं काफ़ी सारा आईना दिखाने की कोशिश करूँगा। मसला क्या चल रहा है, मतलब क्या ये ग्रज है कि एकदम से जो है वो आप इस तरह खिलाफ बोलना शुरू कर? देखिए, पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि इसके ऊपर पार्टी के इनके ऊपर एहसानात क्या हैं। आपको अगर याद हो
जब नाहली हुई थी वज़ीर आज़म साहब की, तो नेचुरल चॉइस ये थी कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, सही है। लेकिन उन्होंने अपने भाई पर इनको फोकियत दी और खाकान अब्बासी साहब जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। याद है ना आपको? सही है। ठीक है। उसके बाद आपने अगला इलेक्शन जो है 2018 का, उसमें आप अपने हल्के से अपनी नशिस्त हार गए। फिर आपको हमजा साहब ने अपनी नशिस्त से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़वा के जिताया। ठीक है। ये कुछ तो आपके लिए पार्टी करती रही, आपने क्या किया? आपने एक तो बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं आजकल आप पार्टी के ऊपर, जो भी कोई एक्शन देती है हुकूमत या कोई तजवीज़ पेश करती है, आप पीटीआई से भी बदतर क्रिटिसिज्म के साथ अपनी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। आप ये बताइए, जब आप पार्टी के सीनियर नायब सदर थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये सारे जेल में थे, और आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ, क्या परफॉर्मेंस थी जी आपकी एज सीनियर नायब सदर? हालांकि बहुत अच्छा कितने मौका जलसे आपने किए थे जनाब उस वक्त मुझे में? लगता है कि बहुत अच्छा मौका था। अगर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होती या अपनी अहमियत को वाजे करना होता तो वो एक गोल्डन अब आप ये कर रहे हैं कि मिफ्ता को अपने साथ मिला के आप अपनी पार्टी के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं। जो बजा तनकीद है उसके ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। आप सिर्फ एम्बेरस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बजट के बारे में आप जरा इनके रिमार्क्स देखिए कि उधार लेके पैसे तो कोई भी बजट बना सकता है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पार्टी का एक जिम्मेदार ओहदेदार शख्स जो है, जो उस पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म भी रह जी, चुके हैं। हाँ। ये उसके रिमार्क्स आप हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पार्टी ने कब तक बर्दाश्त करना है? हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से वो सरकास्टिकली कह रहे हैं कि पुत्रो तो उन्हें पता लगेगा जब इलेक्शन होगा। ये कोई पार्टी का बंदा तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता है। मुझे इसके ऊपर बहुत शदीद हैरत भी है और मुझे इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं। बुखारी से मैं जानना ये चाह रही हूँ कि पार्टी इसको देख रही है ना, मतलब इन बयानात को मेरे ख्याल से काफी टॉलरेंस लेवल जो है अभी, मतलब उनकी सीनियरिटी को लेकर के चुप हैं या? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो काफ़ी यानी रवादारी से काम लेते हैं, धीमे मिजाज के हैं, फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अब हद हो गई है। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं बहरहाल रुकना है। नहीं तो आपको क्या लगता है बुखारी साहब के शायद खाकान अब्बासी साहब का क्या कोई अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? उनसे ये सवाल 2-3 मरतबा पूछा गया है। अच्छा। उन्होंने इसकी तो तरदीद की है कि नहीं मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी पार्टी तो सिर्फ नून लीग है। लेकिन जो पिछले कई सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया है, उन्होंने भी और मिसबा ने भी, मुफ्ता इस्माइल ने, वो पार्टी के लोगों का नहीं हो सकता। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप बताएं ना अंदर की बात कि मेरे ख्याल से असल वजह क्या है, मतलब इतनी तलखी की वजह क्या है? मेरे ख्याल से एक तो उन्होंने बयान की थी और उसमें भी कोई वजन नहीं था। एक दफ़ा आपको याद होगा 2-3 मरतबा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अगली औलाद जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता, उसके नीचे काम नहीं कर सकता। कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट किया था। हालांकि उस वक्त भी सूरत-ए-हाल ये थी कि वो भी नायब सदर थी और आप हजरत भी नायब सदर। और हमें ये भी याद है कि मरियम साहिबा की जानिब से उसको काफी मेंड करने की कोशिश की गई थी, उस रिलेशनशिप को। आपको याद होगा वो चल के गई थी उनके पास अच्छी तरह से, हमें अच्छी तरह। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्टी के पास तो जो कुछ मुमकिन था वो उन्होंने किया है। लेकिन पार्टी के इस सारे रद्द-ए-अमल के जवाब में जो उनका रवैया है ये काबिल एतराज़ है। पार्टी वालों को तो पता नहीं कब एतराज़ होगा, हमें देखने वालों को एतराज़ है इसके ऊपर। मुझे तो बहरहाल है, क्योंकि फ्रॉम ए पर्सन लाइक खाकान अब्बासी आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि उनके वालिद बड़ी रवायत के, रवादारी के आदमी थे, उनको भी वो रवायत कायम रखनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उससे मुल्की सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ा तो मनफी ही पड़ेगा। ये भी देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो खैर चलिए उन्होंने अंडरमाइन किया है ना उनको, उनकी पार्टी को, जिसको कहते हैं उठा के फेंक दिया है। फाइन। अभी हमने ये भी तस्करा करना था कि वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और उनके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है कि उनकी मुलाकात मियां साहब से होनी है। और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं हमें, उसमें हमें पता चलता है कि शायद इनमें नज़दीकी ज़्यादा है, कुर्बत ज़्यादा है जहांगीर तरीन की पार्टी में और नवाज शरीफ की पार्टी में, यानी मुस्लिम लीग नून में। तो पीपल्स पार्टी क्या इस सूरत हाल को लेके परेशान है? हाँ, मेरे ख्याल से हैं। उन्होंने ख़ास तौर से कोट किया है जो अता तारड़ साहब का बयान था कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। याद है आपको? तो उस पर पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गया जनाब। अब आ जाते हैं जनाब, राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं आज काफ़ी यानी दबंग अंदाज में।
उन्होंने जो बातें की हैं उनका, जनाब खान साहब, आपने जब से आप इक़्तिदार से निकले हैं, जब से वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, आपने कहा मुझे कत्ल कराने की साजिश हो रही है। आप इस वक्त तक कोई 20-21 लोगों पर तो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। कभी आपने कहा कि मुझे जरदारी साहब ने मरवाने के लिए कालदम पार्टी को पैसे दे दिए, याद है ना आपको? ज़रा सुनती जाइए आप। फिर आपने कहा कि 3 लोग जो हैं वो मुझे मरवाना चाहते हैं, उसमें उसमें शहबाज शरीफ का नाम था, उसमें राना सनाउल्लाह का था, उसमें जनरल फैसल नसीर का था। उसके बाद आपने कहा कि नहीं जनाब, ये मोहसिन नकवी जो है ना, ये भी मुझे मरवाना चाहता है। यहाँ तक भी आप आ गए। इससे पहले आपने फौज के साबका सरबराह जो थे जनरल बाजवा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो गद्दार है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादिक है। इन तमाम तर का एक रत्ती भर सबूत आपके पास नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी अदलिया, जिसकी शान में फ़र्क आ जाता है, कोई भी बंदा कोई एक बात भी कह दे अगर किसी दूसरी पार्टी का, ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नून का, और उसके ऊपर इज़्ज़त हतक भी, तौहीन अदालत भी, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। ये बेवकूफ़ बनाता रहा एक शख्स जो है पिछले 14 महीने से, और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने से। टांग का प्लस्तर जो है, मुझे बताएं कहाँ गया जब रेंजर वालों ने पकड़ा था? दुड़क लगती देखी थी आपने खान साहब की? एक आदमी 6 महीने से नहीं, 14 महीने से पूरे मुल्क की आला अदलिया को बेवकूफ़ बनाए हुए है। कोई एक्शन क्यों जी? आसमान से उतरे हैं वो? तो ये शदीद तौर पर, इसका मतलब है आज शदीद तौर पर ये काबिल एतराज़ बात है, और इसके ऊपर हमारी अदलिया को थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए। ये बंद करवाएंगे रेटरिक, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ये तराना गा गा के वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को, पाकिस्तान की अदलिया सबको बदनाम कर रहे हैं। तो लेकिन जब भी उनसे पूछें JIT बनी, उनका लगे जी खान साहब क्या सबूत है आपके पास कि आपको कत्ल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे तो बात ही नहीं करूंगा मैं। ये क्या तमाशा है भाई, इसको खत्म होना चाहिए। अब सोर्सेस थे वो भी कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें जो हैं, जी हाँ, उन्होंने माना है कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर इल्जाम। अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने वैसे काफी जो है वो उन्होंने जो बात की है सर, मैं उनकी, देखें मैं उनकी कोई बात भी उठा के फेंकता नहीं हूँ। अच्छा, वो बोलते ज़रूर हैं और बड़े दबंग अंदाज से बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत जो तख्लीक की गई मगरबी दुनिया की तरफ से इमरान खान साहब की सूरत में, अच्छा, इसका वाहद हदफ जो है वो CPAC था। आई हैव रीजन्स टू बिलीव के ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि 4 साल दौरे इक़्तिदार में उनके एक ईंट नहीं रखी गई। इसकी आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा नेगेटिव रोल भी है उनका, फिर ये इल्ज़ाम तराशियाँ मुफ्त की हैं उनको, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात ये समझ में अब तक नहीं आई। आप क्या आती हैं? नहीं। तो ये है सूरत हाल जनाब। तो फिर उसकी वजह तो वही हो सकती है ना जो आप बयान किया करते हैं के लाडलापन। चलिए वो लाडलापन अब कहीं ख़त्म भी तो हो ना। मतलब इनडेफिनेटली तो नहीं चल सकता। देखिए लाडलेपन के लिए भी कोई जवाज़ होना चाहिए, कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब इस लाडलेपन को तर्क करना चाहिए, और उनसे सीरियसली हमारी आला अदलियों को चाहिए कि जनाब खान साहब आप आइए, हमें सबूत दीजिए कि कौन कौन आपको मारना चाहता था, ये आपके पास सबूत है और हम उसका ट्रायल करते हैं। अच्छा, ये बुखारी साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने मना किया है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी? ये खैबर पख्तूनख्वा की नून लीगी क़यादत को हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ बयानबाजी से रोका है। देखिए जो PDM है वो 13 सिचुएशन जमातों का एक तरह का इत्तेहाद है। अच्छा, और उसमें ये सेंसिटिविटीज़ हमेशा रहती हैं। मैं आपको 2-3-4 जल्दी मिसालें दे देता हूँ। एक तो आप देखिए, वो हम सुन रहे हैं आजकल वो चेयरमैन PCB के हवाले से भी पीपल्स पार्टी नून लीग में ठनी हुई है, हालांकि हुकूमत में इत्तेहादी हैं। सही है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ बयानबाजी वहाँ पर ऐसी हुई है जिस पर मौलाना साहब को इतराज़ था। उन्होंने शिकायत लगाई फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इजलास बुलाया वहाँ की सूबाई क़यादत का, और उनको कहा है कि देखिए जो इत्तेहाद होता है उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो हमें उसका पास रखना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से उनकी जो वार्निंग है वो काम कर गई है, और मौलाना की शिकायत जो है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अब हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से इस तरह की खबरों का तसलसल रहेगा कि वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, क्योंकि और मेरे हमेशा ख्याल में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। मतलब जिसके खिलाफ इकट्ठे हुए थे, अब वहाँ पर तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है ना, बिल्कुल। तो जी अब हाँ। तो फिर आमने सामने जब खुद आ गए तो फिर वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक आएंगे साथ में।
वेलकम बैक जी। IMF के शराइत लगाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और अब जो नई शर्त है वो ये है कि पेट्रोलियम लीवी पर 60 रुपए जो है वो मजीद बढ़ाए जाएं। ये करने की जो है वो तजवीज़ है IMF की तरफ से और जो है वो हमारी तरफ से यकीनन जो है वो एक हिचकिचाहट जो है उस हवाले से है क्योंकि अवाम परेशान है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लेकिन उस सब के बीच में इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में की है, किस तरीके से की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बुखारी साहब, ये इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है कि बतौर एटमी और मिसाइल पावर अपने मसाइल खुद हल करना होंगे, इसका क्या मतलब है? IMF जो है उसकी शराइत हद से बढ़ती जा रही हैं, अब हमारे बस की नहीं रही, IMF के साथ डील होने नहीं जा रही, हमें खुद से कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ये मतलब है इसका या कुछ और है? देखिए, इसका जो भी मतलब है मेरे ख्याल से वो ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं कि अगर IMF हमें प्रोग्राम में शामिल यानी हमें प्रोग्राम नहीं देती है तो हमने किसी तरह से तो जीना है ना। अगर हम IMF की मर्जी पर तो अपने मुल्क की बका, अपने मुल्क का मुस्तकबिल कुर्बान नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास अपने वसाइल हैं, हमारी इकोनॉमी अगर हम ठीक कर लें उसको तो मैं कोट कर रहा हूँ, मैं जब लास्ट टाइम चाइना गया था तो वहाँ एक इकोनॉमी के जो वहाँ के बहुत बड़े माहिर हैं उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अगर डॉक्यूमेंट हो जाए और अगर आपको पता चल जाए कि क्या कितनी इकोनॉमी है तो आप दुनिया में कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल हो जाए। ये बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। बहुत। तो मैंने जब उनसे आर्गू करने की कोशिश की कि आप कैसे कह सकते हैं यहाँ बैठ के, तो उन्होंने मुझे फिर फैक्ट्स एंड फिगर से समझाया। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं आपके मुल्क में कितनी करप्शन है। मैंने थोड़ा सा डरते डरते कहा जी 15%। उन्होंने कहा आपके यहाँ करप्शन 70% है। 70%? मैं बुखला गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस के पास बाहर कितना सरमाया पड़ा है। अगर वो सारा पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है, ना किसी के हाथ की तरफ देखने की ज़रूरत है। ये इतना खुद कफील हो जाएगा कि लोगों को पूरे दूसरे मुल्कों को कर्जे देगा। चलिए जी, वो हो गया। मैं समझता हूँ कि इसहाक डार का ये बयान कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे अपने मसाइल को खुद हल करना सीख लें। हमने कल भी बात की थी, इससे पहले भी 2 प्रोग्रामों में हमने कहा था कि इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जिन ममालिक ने अपने वसाइल पर इन्हिसार करना सीख लिया है वही आगे बढ़ेगी और हमें भी ये अल्टीमेटली करना पड़ेगा। एक बात नहीं, वो खाई साहब उसमें आप और किन चीज़ों की तरफ इशारा है? क्या दोस्त ममालिक पे तकिया किए बैठे? मैं आपको अर्ज करूँगा, आज आपका सवाल बहुत ठीक है, बहुत डीप है। मैं अवॉइड करना चाह रहा था इसका जवाब, लेकिन आपने नहीं, वो खाई साहब अवॉइड कर नहीं सकते ना, आवाम भी जानना चाहती कि IMF। देखिए, खान साहब तो खैर CPEC के वैसे ही दुश्मनों में शुमार होते हैं। इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर IMF ने हमें मजीद तंग किया या मजीद हम पर कंडीशनैलिटीज़ लगाने की कोशिश की या उनको टफन किया तो हम बगैर IMF के प्रोग्राम के भी सरवाइव करेंगे। सही है। अब ये हम कैसे करेंगे? हमारे पास वैसे तो हालत पतली है ना, हमारी इकॉनमी तो हमारी ठीक नहीं है। ये मैं अब खबर भी दे रहा हूँ, मैं इकॉनमी के मामलों में जल्दी अपनी नाक फंसाता नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि अभी हाल ही में चाइना से आया हूँ। मुझे पता है कि आपके पास कोई पक्की खबर होती है तो ही देते हैं आप। वो आयशा, वो खबर ये है कि द्रोग बगर्दन रावी, मैं कोट नहीं करना चाहता किसी को भी। अच्छा। कि अगर IMF हमें अल्टीमेटली रिफ्यूज़ कर देता है प्रोग्राम देने से, ठीक है, तो हमें जो पैसे चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए, ख़ास तौर से जो हमने कर्जे वापस करने हैं 25 अरब के करीब, वो हमें अपने दोस्त से मिल जाएंगे। अच्छा, ये किस दोस्त की तरफ इशारा है? ये इतना बड़ा काम कौन सा दोस्त कर सकता है? चाइना। सिर्फ चाइना। अच्छा। एनीवे, ये मैंने आपको, आप यूँ समझ लें कि मैंने ये दरफुंतनी छोड़ी है, लेकिन ये हवा में नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कोई है? इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक दफ़ा चाइना ने ये ऑफ़र की थी कि हम पाकिस्तान में $58 बिलियन की इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, सऊदी अरब है, UAE है, जब हमें IMF पीछा छुड़ा लेंगे या वो पीछा हमारा छोड़ देगा, ये मुल्क भी खुल के आएंगे, फिर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये बात इसहाक डार की बिल्कुल ठीक है कि हमें अल्टीमेटली अपने वसाइल पे इन्हिसार करना, दोस्तों की मदद यस, लेकिन अल्टीमेटली हमें सीखना पड़ेगा। हर दफ़ा तो हम दूसरों का हाथ नहीं दे सकते ना। सही है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे बात की है कि मुझे यूँ लगता है कि आने वाला साल जो है, यानी जो अब ये फिजिकल ईयर शुरू होगा, इसमें लोगों की भी आमदन बढ़ेगी और पाकिस्तान की भी आमदन बढ़ेगी, तो इकॉनमी के बेहतर होने के चांसेस हैं।
अब आज जो असल बात मैं करना चाहता हूँ वो है मुसद्दक मलिक साहब। वो आज बड़ी देर के बाद बोल रहे हैं, लेकिन बोले खूब है। उन्होंने वो बैंड बजाई है पीटीआई की और पीटीआई के लीडर इमरान खान की कि आप बस मज़े ले सकते हैं सुन के उसको। अच्छा, मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या कहा, उनका जनाब वो फरमाते हैं खान साहब कि मैं मॉस्को चला गया था तो इसलिए मेरी हुकूमत उन्होंने उल्टा दी। साइफर याद है ना आपको? हाँ, फिर किसी ने पूछा कि भाई क्यों उल्टा दी उन्होंने? अच्छा। उनका मैं वहाँ से तेल लेने गया था। वो कहते हैं कि जब हम गए तो हमने वहाँ पूछा कि भाई वो तेल वेल की कोई बात हो रही थी? उन्होंने कहा जी यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो आपने पत्ता फेंका था हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया इनटू रियलिटी अच्छा। और पहला जहाज तेल लेके यहाँ आ गया है। नहीं तो अब ये तो तेल ले आए हैं, तो इनकी हुकूमत को खतरा नहीं? उसने पूछा उसने पीटीआई के लीडर से पूछा है कि बताएं क्या इस तेल लाने से अब भी कोई हुकूमत पाकिस्तान को खतरा है या नहीं है? काफ़ी मैंने कहा ना बैंड भी बजाई उसने, काफ़ी मजाक भी उड़ाया उनकी उस बेपर की जो उड़ाई गई थी उस वक्त। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी टू रिफाइन दिस रशियन ऑयल वो हमने पहले सैंपल मंगा के उसको इस्टेब्लिश कर लिया था कि कर सकती हैं। सही। हमें सिर्फ अपनी रिफाइनरीज को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। अच्छा। और अल्टीमेटली सूरत हाल ये बनेगी कि 1/3 ऑफ आर नेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो तेल हम रशिया से लेंगे, ठीक है। जिससे जो अनॉमस हमें फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि वो बहुत कम कीमत पे 40% चीप है वो ऑयल, वो हम एक पैसा भी हुकूमत अपने पास नहीं रखेगी, वो कंज्यूमर्स पर यानी ट्रांसफ़र होगा। यानी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो मैं आप फील करेंगे। जब हम अपनी गाड़ियों का टैंक भरवाने के लिए जाते हैं ना तो सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो मज़े आएंगे ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इसी के साथ ही रज़ा रबानी साहब भी आज बहुत अच्छा बोले हैं। वो ढंग के आदमी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF और बैनुल अक़वामी साम्राज्य के चंगल से निकलना होगा। वही बात यानी वो हक में नहीं है वो यानी तो आप नहीं देख बैठने लेना वाले। कि एक कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पहले वज़ीर आज़म का कहा, फिर इसहाक़ डार का कहा, फिर मैंने मुसद्दक मलिक का कहा और अब ये भी यही कह रहे हैं कि जान छुड़ाएं जी इनसे। वो ये कहते हैं कि होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं होगा अर्ज ये करूं वाक़या। ये एक जनरल परसेप्शन है कि नहीं नहीं जान नहीं छूटेगी। कौन कहता है जान नहीं छूटेगी? 2 दफ़ा हमने जान छुड़ाई IMF से। मैंने मिसाल भी दी थी, आखिरी बार शौकत अजीज साहब ने कहा ये पड़े हैं आपके पैसे जो हमने आपके देने, उठाए या मुड़ के मत देखना। यहाँ निकाल दिया उसने पाकिस्तान से IMF को, तो दोबारा क्यों नहीं निकल सकता? ये कौन कहता है कि नहीं निकल सकता? रज़ा रबानी साहब का ख्याल ये है कि IMF हमसे धोखा कर रहा है, IMF हमें ये प्रोग्राम नहीं देगा। देखें मैं ना रज़ा रबानी साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उससे पहले भी बहुत अहम ओहदों पर वफाकी ओहदों पर वो रहे हैं। सीजनड आदमी है, ढंग के आदमी है, मजाकन कुछ नहीं कहते। तो जो उनका ये कहना है मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है कि ये IMF जो है ये हमें मुखालिफ ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत अब ये रियलाइज़ कर चुकी है कि IMF ने शायद वाकई जो आपने बात की कि देना दूना कोई नहीं है, हमें लारा लगाया हुआ है, और इस लारे के चक्कर में शायद इनकी ऐसी तैसी कर जाए, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन में जाना है, इन्होंने तो वोट लेने हैं, और IMF की शराइत पे अगर ये अमल करते रहेंगे, IMF के पीछे लगते रहेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो आप जाएंगे। देखें ना, आपने बिल्कुल ठीक सिमत में बात की है। यही वजह है कि बहुत सारे मेजर्स ऐसे हैं बजट में जिनकी IMF ने न सिर्फ ये कि पसंद नहीं किया बल्कि वो उनकी शराइत के खिलाफ है। ये जो हमने सब्सिडी दिया, ये जो हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 35% तनख्वाहें तो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है हिस्ट्री में पहली दफ़ा बढ़ी और एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि इस तरीके से। इसी तरह पेंशन एंड वगैरह वगैरह। अच्छा बुखारी साहब, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये रशिया से पेट्रोल आ चुका है, चाइना आप कहते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, तो ये जो नया ब्लॉक बनने की आपने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं, ये स्लाइटली ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा या फिर बन चुका है वो ब्लॉक? मतलब ये पीछे से जान ये छूट ऑलमोस्ट एक रियलिटी है। आपने देखा मुशाहिद हसन सैयद ने ये भी कहा है कि हमने रशिया से तेल खरीदा है युआन में, विच इज चाइनी करेंसी। ठीक है, ये जो है सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, मलेशिया, ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है। सऊदी अरब और UAE भी इसी ब्लॉक में जाएंगे। अमेरिका परेशान है इसके हवाले से। हम इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और इसकी तफसीलात जो है अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। ये अगर बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये इट इज़ पॉजिटिव इन एनी डायरेक्शन। जिस हवाले से आप इसको देखें पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। हम ना
75 साल तक एलाइज रह के हमने तोहफे देख लिए हैं। किसी दिन प्रोग्राम में बैठ के मैं आपको अमेरिका की तरफ से जो बिट्रेयल हुई है पाकिस्तान के साथ उसके हवाले दूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद भी हम अपने आप को इत्तेहादी कहलवाते हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। किधर गया वो छठा बेड़ा जो आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान की फॉल से पहले जी? ठीक है जी। उसके बाद लॉन्गेस्ट जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रही हैं किसके खिलाफ रही हैं जी? पाकिस्तान के। चाहे वो रिमिंगटन अमेंडमेंट थी, चाहे वो जो भी थी, कई नाम उसके हवाले में याद है। किसने हमसे पैसे लेके हमें F-16 देने से इनकार किया था जी? अमेरिका ने। जब हमने कहा अच्छा हमारे पैसे दे दें वापस, तो उन्होंने कहा जी कैश तो नहीं देंगे हम, आप जिन्स में ले लें। तो वो गंदम जो वो जलाते हैं हर साल फालतू, वो हमने लेके अपने पैसे पूरे किए थे। ये तो अमेरिका वादर है। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर की प्रोग्राम की मुखालफत किसने की? आज तक कौन कर रहा है? अमेरिका। तो हमारी दोस्ती का हमने देख लिया, उससे जो इनाम हमें मिला है, मेरे ख्याल से वी मस्ट ट्राई न्यू फ्रेंड्स दिस अबाउट द टाइम। वैसे अगर ये इतना ही आसान होता तो पहले क्यों ना कर लिया गया? देखिए, इसके साथ बहुत सारे खतरात भी जुड़े, तो इट हैज टू बी डेयरिंग, वन हैज टू बी डेयरिंग। ये डेयरिंग फैसले होते हैं और ये वही कौमें करती हैं जिनकी लीडरशिप जो है वो डेयरिंग हो, जो खाली साइफर ना हिलाए, काम करके दिखाए। अच्छा, तो हो जाएगा अब आपको लगता है? जी। अच्छा वकाई साहब, ये मलिक बोस्तान ने ये डॉलर नीचे आने की उम्मीद सुनाई और वो कहते हैं कि सोना और डॉलर और मजीद नीचे मुझे ये समझ नहीं आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। मलिक बोस्तान साहब जो है, ही इज ए वंडरफुल मैन बात जो उन्होंने की है तो आज तो बहुत वंडरफुल लग रहे हैं। वो जब भी कहता है कि डॉलर कम हो जाएगा, वो कम हो जाता है। 7 रुपए कम हो गया फिर वो कह रहे हैं और कम होगा। हाँ, अगर वो उसके पास ऐसी कोई मैजिक वैंड है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको इसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मुमकिन है पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल इसके पास जरूर हो जी। हाँ, सही, ठीक है। एक मेरा ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं। ख्याल बेहतर है। ख्याल बेहतर है, ख्याल बेहतर है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन नादरा मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये बड़ा अचानक से ये तमाम सिलसिला हुआ है। बुखारी साहब, क्या वजह हुई एकदम से, क्या कहानी है इसके पीछे? अचानक तो नहीं हुआ है, इन्होंने हरकत ही मेरे ख्याल से ऐसी फरमाई है। मगर मुझे हैरत ये है कि क्या सिर्फ रेजिग्नेशन दे के उनको छुट्टी मिल जाएगी कि जाएं जी आप जो मर्जी करें? इनके ऊपर चार्ज बहुत खौफनाक है। अच्छा, वो क्या? इन्होंने एक तो नए आर्मी चीफ की फैमिली के एसेट्स जो हैं उन सब के बारे में खोज लगाया पहले और फिर उसको पब्लिक किया। दूसरा भी चार्ज इनके ऊपर बहुत सीरियस है, मैं यहाँ रिपीट भी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने चूँकि एक ट्रस्ट जो होता है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो बैठा है चेयरमैन नादरा, जो इज़ नॉट अ स्मॉल पोजीशन, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान का डाटा जो है कौन कहाँ काम करता है, कौन क्या है, समझ रही ना आप? यानी हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ है। तो ये नहीं, तो ये जो किया था उसका अदराक था जिसकी वजह से फिर बैरून मुल्क जाने की कोशिश थी? हाँ, उन्होंने जाने की कोशिश की जिसलिए उन्हें रोक दिया गया है और अल्टीमेटली अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उनका ख्याल ये है कि इससे बस मेरी जान छूट जाएगी, नौकरी गई कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी ज़रूर और एक्शन भी ज़रूर आएगा। तूफान की तरफ ना आ जाए मेरे ख्याल से जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल आ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि शायद ख़तरा जो है कराची में उस हद तक नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं अभी है। तो अब वो किस किस्म का है वो बता दीजिए। और यकीनन देखिए, हमारे जो साथी हैं जो माहिर फल्कियात भी हैं, माहिर मौसमियात भी हैं, माहिर बहरियात भी हैं, अच्छा, उन्होंने हमें ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद कराची से ख़तरा टल गया है। लेकिन ये उसी सूरत में कहा जा सकता है जब ये तूफान डाई डाउन कर जाए, यहाँ से गुजर जाए। अभी यहाँ से गुजरा नहीं है, अभी तो 300 पता नहीं कितने मील दूर है। होता यह है कि उस तूफान के जो एडवांस इफेक्ट्स होते हैं ना, वो उन इलाकों में जहाँ से उसने गुजरना है वहाँ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने देखा बारिश शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट सजावल में, कराची में, आपने देखा वो जो मिट्टी का तूफान आया उससे विजिबिलिटी का क्या हाल था कराची में, वो भी आपके सामने है। और फिर वार्निंग दी गई हुई है कि मुख्तलिफ शहरों में बड़ी खौफनाक किस्म की बारिश होने वाली है। कराची में अगर 100 मिलीमीटर बारिश होगी तो आधा कराची डूब जाएगा। आपको पता है वहाँ तो 2 इंच बारिश हो जाए तो वो नहीं संभाली जाती, क्योंकि जो पानी के वाटरवेज हैं वो तो चौक हुए हैं कचरे से। तो वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। एक दूसरी बात यह है कि जो अच्छी बात है इस दफ़ा वो ये कि ये नेशनल, इसको कहते हैं नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल जो डिस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए आप अगर इन टाइम एक्शन इनिशिएट कर दें तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूँ सिंध के चीफ मिनिस्टर को।
जिन्होंने बहुत एफर्ट की है और वो सारी नज़र आ रही है, या सिर्फ दावा नहीं है। वो इन तमाम इलाकों में गए हैं, वहाँ से एवैक्यूएशन हो गई है, कुछ 38,000 लोग निकाले जा चुके हैं और ये फिगर अभी 50,000 तक जाएगा। दिन रात काम शुरू है। सही। और ये जो काम हो रहा था और बकायदा इसमें ये उसके पेश नज़र के तूफान अगर आता है, Correct. इवैक्यूएशन और ये सारी क्योंकि चीज़ें, लेकिन अगर बारिश अगर होती है, जो सिचुएशन आपने अभी बयान की है, तो फिर उसकी तैयारी है कराची के पास? अगर इतनी बारिश हो जाती है तो वो क्या संभाल सकता है करेक्ट, कराची? इसके लिए भी उन्होंने आज कराची के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है। 2-3-4 ऐसे इकदाम हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ सड़कों की खुदाई हुई है, बिल्डिंगों की खुदाई हुई है, उन्होंने कहा है कि वो सड़कें बंद कर दें आप, क्योंकि वो पानी जब आएगा तो पता ही नहीं लगेगा गड़ा कहाँ है, तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये इस किस्म के जो मेजर्स हैं, टाइमली मेजर्स जिसको आप कह सकते हैं, टू अवॉइड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये दीज मस्ट बी अप्रिशिएटेड। एक दूसरी बात ये है कि ये बड़ा फिनोमिनल किस्म का स्टॉर्म है। इसमें आप ये देखें, जो इतलात हैं हमारे पास, वो ये है कि जो मरकज़ है इसका, जिसको हम आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं या स्टॉर्म आई कहते हैं, उसमें 158 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। अच्छा। कैन यू इमेजिन? मतलब है हमारे यहाँ तो 80 किलोमीटर चल पड़े तो नहीं संभलती। तो ये दूसरा है कि 30 से 35 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र के अंदर। तो ये बड़ी हौलनाक सूरत हाल है। तो ये अभी से ये अस्यूम कर लेना कि शायद हमारा खतरा टल गया है, आई थिंक दैट इज़ ए बिट टू अर्ली। थोड़ा सा हमें कल और परसों 2 दिन देखना होगा, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने करम किया है और हमारे यहाँ जो एंटीसिपेटेड नुकसान था वो नहीं हुआ। सही। और भारत में भी एक सूरत भारत की तो जो खास तौर से जो गुजरात का इलाका है, डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है। हाँ, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी इफेक्ट नजर आने शुरू हो गए। अच्छा। वहाँ भी इफेक्ट नजर आने शुरू हो गए और चूंकि इसने फुल फोर्स के साथ गुजरात से टकराना है, अच्छा, तो उसकी तबाही का भी कोई अंदाज़ा लगाना अभी आसान नहीं है। लेकिन हम आज अपने इस प्रोग्राम में ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है ये 2 से 3 दिन का टाइम कहा जा रहा है कि 15 या 17 तक वो कह रहे हैं कि इसकी तबाही जो है वो असरअंदाज होगी, उसके बाद इट विल स्टार्ट डाइंग डाउन और उससे आगे आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे जो सिंध के लोग हैं या जो साहिली इलाकों के लोग हैं, उनके ऊपर अपना करम करे और हमसे ये ख़तरा जो है वो टाल दे। अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।